विवेचन अरस्तु विवेचन। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत हम कर चुके हैं और आज हम त्रासदी करने वाले हैं। त्रासदी भी आप लोगों के सामने कर चुकी हूँ। कोई बता सकता है कि त्रासदी क्या है? कोई बता सकता है? मैम, त्रासदी एक नाटक का ही रूप होता है मैम, जिसके द्वारा कलाकार अपने भावों को मंचित करता है, लिखकर अच्छा, मंच पर मंचित करता है। हाँ, वो तो ठीक है। सभी तरह की साहित्य विधाएं जो मंचित की जाती हैं वो सभी पहले स्क्रिप्ट के रूप में तैयार होती हैं, लेकिन त्रासदी या अन्य कोई रूप नाटक का मैम कथानक। त्रासदी पश्चिम में क्या बोल रहे हैं? मैम जी कथानक। बोलिए। कथानक, कथानक तो एक तत्व हुआ किसी कथा का या कथात्मक रचना का। वो त्रासदी का एक अंग हो गया मैम। हाँ बोलिए। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक कितने प्रकार के माने गए हैं? नाटक के कितने रूप माने गए हैं? 10। नाटक के 3 हाँ रूप माने हैं। कौन कौन से हैं? कोई याद है? एक दो के नाम बताइए तो। मैम, पहला नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, दीम, व्यायोग, समवकार, हम्म वीथी, अंक, हम्म इहामृग। शाबाश। अब इनमें ये सभी जो प्रकार हैं नाटक के या रूप है नाटक के, इन सब में किसी किसी आधार पर भिन्नता होगी, तभी तो इनको अलग अलग रूप कहा गया। होगी ना? यस मैम। इहामृग या मान लीजिए एकांकी है या कोई और प्रकार का नाटक है, ये सभी नाटकों में कुछ कुछ भिन्नता रहती है, तभी उनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं पश्चिम में। और एक अलग अलग आधार है नाटकों के विश्लेषण के या उनको उनकी भिन्नता के, उनको अलग अलग दिखाने के। अब जैसे ये तो आपने शिल्प के आधार पर बताया है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो विहित किए गए हैं नाटक नाटक के अलग अलग रूप या प्रकार। एक मोटा डिवीजन या मोटा मोटा विभाजन सुख, उसकी परिणति के संदर्भ में कथा जो चल रही है नाटक में, वो सुख में अंत होती है या दुख में अंत होती है, इस आधार पर भी उसके 2 प्रकार बताए गए हैं। कोई बता सकता है मुझे ना? क्या मैम? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं ये कह रही हूं कि हमारे यहाँ नाटक का एक आधार नाटक में कथा का परिणाम भी है। अभी ठीक आ रही है आवाज? जी मैम। तो कथा का परिणाम जब आनंद में होता है तब उसे क्या कहा जाता है? और जब नायक हारता है या उसकी हत्या होती है या किसी मुख्य पात्र को कष्ट में आप देखते हैं नाटक के अंत में, तो उसे क्या कहते हैं? नाटक की परिणति के आधार पर भी, नाटक के परिणाम के आधार पर भी उसका विभाजन किया गया है, उसके रूप बताए गए हैं। नहीं याद आ रहा है? भारतीय नाट्य शास्त्रीय पद्धति में सुखांत और दुखांत, ये 2 प्रकार के नाटक नाटक की परिणति के आधार पर बताए गए हैं।
याद आया? जी मैम। सुखांत कथा में भी ऐसे सुखांत और दुखांत कथाएं हो सकती हैं, उपन्यास भी सुखांत और दुखांत हो सकते हैं। जिसमें कोई कथा सूत्र चल रहा होता है, ऐसी किसी भी रचना में परिणति जो होती है वो आनंद देती है या आपको दुखी करती है, विक्षुब्ध करती है, इसके आधार पर सुखांत और दुखांत नाटक होते हैं। इसी तरह से पश्चिम में भी दो तरह के नाट्य रूप प्रचलित थे अरस्तु के जमाने में। उसमें एक था त्रासदी, जैसे बताया, दूसरा था कॉमेडी। कॉमेडी, आपने कॉमेडी के रूप में सुना होगा इसको। कॉमेडी क्या होते हैं? कॉमेडी फिल्म्स देखी हैं, कॉमेडी शोज भी होते हैं। कॉमेडी किसको कहते हैं? मैम जिसे देख के हमारे अंदर मनोरंजन या हमें मनोरंजन मिलता है मैम, ऐसा एहसास होता है। जो हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं होती हैं, अगर मंच पर मंचित की जाती हैं और उनसे आप उन आपका मनोविनोद होता है और उसके साथ साथ आप समाज के किसी एक पक्ष को उद्घाटित होते हुए देख रहे होते हैं, जैसा आपने पहले उसे कभी नहीं देखा था। ये उद्देश्य होता है कॉमेडी का। तो दो तरह की रचनाएं, नाट्य रचनाएं उस समय प्रचलित थी। एक थी कामदी या कॉमेडी और दूसरी थी ट्रेजेडी या त्रासदी। समझ गए ये बात? अरस्तु ने इस कॉमेडी और त्रासदी में से, कॉमेडी और ट्रेजेडी में से ट्रेजेडी को उत्कृष्ट नाट्य रूप माना था। मतलब उनका कहने का ये था कि जो दो तरह के नाट्य रूप अभी प्रचलित हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी, और मैं ट्रेजेडी को कॉमेडी से बेहतर रचना मानता हूं, और जो उन्होंने अनुकरण के माध्यम से जो समाज में एक तरह का परिवर्तन या विरेचन की कल्पना की थी, वो भी उन्होंने कहा कि वो त्रासदी के माध्यम से ही संभव होती है। यानी कि जो नाट्य का उत्कृष्टतम रूप आपने उन्होंने माना अरस्तु के अनुसार, उसी के माध्यम से, त्रासदी के माध्यम से ही समाज में एक कायाकल्प आ सकता है, समाज अच्छा बन सकता है, पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को कुछ उससे प्रेरणा मिल सकती है, उनका मन स्वस्थ हो सकता है। ये सब चीजें त्रासदी के माध्यम से ही संभव है, कॉमेडी के माध्यम से या कामेडी के माध्यम से संभव नहीं है। इतना समझ में आया आप सभी लोगों को? जी मैम। यस मैम। अब मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? जी मैम। यस मैम। त्रासदी विवेचन, पहली स्लाइड आपके सामने है। ये कुछ जानकारियां त्रासदी के संबंध में हैं जो सामान्य रूप से सभी विद्यार्थियों को जाननी चाहिए कि त्रासदी ग्रीक विधा है, ग्रीक नाट्य विधा है, यानी कि यूनानी नाट्य विधा है। और प्लेटो और अरस्तु दोनों से पहले ही ये दोनों नाट्य विधाएं, त्रासदी और कामदी, दोनों ही प्रचलित थी समाज में। लेकिन त्रासदी और कॉमेडी के प्रभाव को देखते हुए प्लेटो ने भी त्रासदी के आधार पर ही नाटक को गलत ठहराया एक आदर्श समाज के लिए, और अरस्तु ने भी त्रासदी के आधार पर ही नाट्य रूपों को या कला विधाओं को एक अच्छे समाज के लिए उपयोगी बताया। और उन्होंने त्रासदी की परिभाषा दी। आप सभी को दिख रही होगी ये परिभाषा, मैंने ये पहले लिखवाई भी है आपको। त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक में
भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आभरणों से, आभरण कहते हैं जेवर को, गहने को, आभरणों से अलंकृत भाषा होती है जो समाख्यान रूप में ना होकर कार्य व्यापार रूप में होती है, और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। ये परिभाषा है त्रासदी की। पहले भी आप लोगों ने लिखी है थोड़ा, लेकिन संक्षिप्त करके मैंने लिखवाई थी विवेचन के लिए। अब आप इसको संपूर्ण रूप में लिख सकते हैं। सभी लोग लिख लीजिए इसको आराम से, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब इसमें जो भी बातें त्रासदी के संदर्भ में कही गई हैं उनको हम जानते हैं परिभाषा में क्या क्या बताया गया। सबसे पहली पंक्ति में देखिए, त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। तो पहला तत्व क्या है? त्रासदी क्या है? त्रासदी अनुकरण है। लेकिन वो किसका अनुकरण है? वो किसी कार्य का अनुकरण है। आप परिभाषा की पहली ही पंक्ति में पढ़ रहे हैं, त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। त्रासदी अनुकृति है, अनुकरण है, लेकिन वो किसका अनुकरण है? वो किसी कार्य का अनुकरण है, किसी एक्शन का, किसी काम का अनुकरण है, किसी घटनाक्रम का अनुकरण है जिसमें कुछ लोग एक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये एक्शन या ये कार्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी इसी पंक्ति में अरस्तु ने बताया कि ये एक्शन या ये कार्य गंभीर होना चाहिए, स्वतः पूर्ण होना चाहिए और निश्चित आयाम से युक्त होना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। गंभीर मतलब ऐसा गंभीर जिस पर लोग अपना समय निकालकर, अपना पैसा खर्चा करके, अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर देखने के लिए उस रचना को आ सके। इतना गंभीर होना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए। स्वतः पूर्ण होना चाहिए, वो अपने आप में पूर्ण, मतलब जो कहानी मंच पर दिखाई जा रही है या कार्य जो मंच पर दिखाया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए किसी व्याख्याकार की जरूरत न पड़े, किसी गुरु या शिक्षक की जरूरत न पड़े। वो अपने आप में ही पूर्ण हो और निश्चित आयाम से युक्त होनी चाहिए। यानी कि जो भी घटनाक्रम दिखाया जा रहा है उस रचना में, उसमें जितने भी पक्ष हो सकते हैं उसकी व्याख्या के, जितने भी पक्ष हो सकते हैं उसको समझने के, वो सभी आयाम पूर्ण हो जाने चाहिए। अब ये क्या है आयाम का पूर्ण होना या निश्चित होना, क्या मतलब हुआ इसका? कभी कभी आप देखते होंगे फिल्म में, कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटनाएं आपको लगता है कि अरे वो क्यों दिखाया था, या उस पात्र को क्यों दिखाया था, या उस वस्तु या उस बात को क्यों दिखाया था, या ऐसा क्यों कहा था नायक ने जिसकी परिणति हमें बाद में दिखनी चाहिए थी नाटक या फिल्म में, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, वो पात्र तो लौट कर आया ही नहीं, कहानी का वो सूत्र जो उन्होंने शुरू किया था उस कहानी को तो पूरा दिखाया ही नहीं। ऐसा कहानी में नहीं होना चाहिए। निश्चित आयाम, जिस कहानी को शुरू किया जाए, जो समस्याएं उस कहानी में दिखाई जाएं, उनको अपने चरम तक पहुंचाकर उन सभी समस्याओं के हल या उन सभी घटनाओं की परिणति अंत तक दिखाई जानी चाहिए। निश्चित आयाम होना चाहिए, कहानी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हुई।
ये समस्याएं थी, इनका ये चरम था, इनके साथ जुड़ी हुई ये उलझने थी, उन सब का सॉल्यूशन कहानी के अंत में हो गया। ये है निश्चित आयाम। कहानी का उद्देश्य क्या है वो आपके सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो कार्य कैसा होना चाहिए? ऐसा कार्य जो गंभीर हो, जिसका महत्व हो, उपयोगिता हो समाज के लिए, जो अपने आप में पूर्ण हो, उसको व्याख्या करने के लिए, उसका स्पष्टीकरण देने के लिए अन्य किन्हीं कहानियों की या लोगों की जरूरत न पड़े, और उसका आयाम जो है वो निश्चित होना चाहिए। इस कार्य का समाख्यान अथवा वर्णन नहीं होता, वरन प्रदर्शन होता है। जो समाख्यान, देखिए पंक्ति देखिए, जिसका माध्यम नाटक में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से युक्त भाषा होती है। ये बाद में करेंगे हम। और इसकी अगली पंक्ति जो समाख्यान रूप में ना होकर कार्य व्यापार में रूप में होती है, यानी कि आप किसी कहानी को सुनाते नहीं है नाटक या कहानी में, नाटक में वो कहानी खेली जाती है, आपके सामने प्रदर्शित की जाती है, आपको दिखाई जाती है वो कहानी। या लिखित नाटक भी होते हैं, तो उन लिखित नाटकों में भी वो कहानी कार्य व्यापार के रूप में दर्शाई जाती है, पात्रों के संवादों के माध्यम से, उनके एक्शंस या कार्य व्यापार के माध्यम से। कहानी सुनाने में जैसे नरेटर की भूमिका होती है, सुनाने वाले की भूमिका होती है, यहाँ नाटकों में वैसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इस तरह से नरेटर नहीं होना चाहिए, ये अरस्तु का मानना था। फिर उन्होंने कहा त्रासदी की भाषा सभी तरह के आभरणों यानी कि जेवरों या गहनों से युक्त अलंकृत भाषा होगी, यानी कि भाषा ऐसी हो जो सामान्य जीवन में लोग प्रयोग न करते हो, विशिष्ट भाषा हो, जिसके कारण उस नाटक का व्यक्तित्व सामान्य जीवनचर्या में प्रयुक्त होने वाली भाषा से अलग हो जाए। भाषा ऐसी हो जो अलंकृत हो और लोगों को एक बेहतर आदर्श दे भाषा का। चौथी बात जो उन्होंने कही, त्रास एवं करुणा के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन हो त्रासदी में। ये हम समझ चुके हैं, विरेचन सिद्धांत के माध्यम से समझा है हम सभी ने। ये जो त्रासदी की परिभाषा देते हुए उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, ये त्रासदी के उद्देश्य से संबंधित है। त्रासदी गंभीर उपयोगी हो और त्रासदी मनोविकारों का उचित विरेचन कर दे। जो भी मनोविकार हमारे हृदय में है, उन्होंने करुणा और त्रास का नाम लिया, और भी कई मनोविकार होते हैं, उन्होंने केवल परिभाषा में इन्हीं दो का नाम लिया है। तो ये परिभाषा पूरी आपको याद हो जानी चाहिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते, और इसके एक एक पंक्ति का अलग अलग अर्थ समझाने के लिए आपके पास सामर्थ्य होना चाहिए। समझ में आया आप सभी को? जी मैम। नोट कर Yes, लीजिए ma'am. या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बातें सारी की सारी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए एकदम। और परिभाषा आपसे कभी भी पूछी जाए, आपको एकदम पक्का याद होनी चाहिए, तभी आप त्रासदी के तत्वों को आसानी से कर पाएंगे। अब इस त्रासदी का उन्होंने विस्तार से विवेचन किया। पहले तो इन्होंने इस त्रासदी का महत्व बताया और बताया कि नाटक में जो दो रूप होते हैं, त्रासदी और कामेडी, उसमें मैं त्रासदी को बेहतर मानता हूं। और फिर उन्होंने त्रासदी के तत्वों का विवेचन किया, और त्रासदी के उन्होंने 6 अंग या 6 तत्व बताए। वो कौन कौन से तत्व हैं? कथानक है, जैसे कि हर नाट्य रचना में या किसी उपन्यास में या कहानी में होता है। दूसरा चरित्र चित्रण है, जो भी पात्र या चरित्र इस कहानी के हिस्से हैं उनका चित्रण। और फिर पद रचना, यानी कि
जैसे संवाद प्रयोग किए जा रहे हैं, जिस भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, और फिर विचार तत्व यानी कि उद्देश्य नाटक का। पांचवा है दृश्य विधान, नाटक क्योंकि मंचित किया जाता है, खेला जाता है, अथवा उसे कार्य रूप में दिखाया जाता है, इसलिए उसमें दृश्य होते हैं। ऐसे दृश्य जो कहानी की संपूर्णता को, कहानी के सभी आयामों को एक दूसरे के साथ जुड़कर दिखा सकते हैं। और छठा तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण माना त्रासदी का अरस्तु ने, वो है गीत। अब गीत एक महत्वपूर्ण तत्व बताया। आप हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में नाट्य तत्वों का विवेचन करते होंगे, तो वहां पर आप गीत जैसा नाट्य तत्व नहीं देखते हैं। अरस्तु ने त्रासदी में गीत को महत्वपूर्ण माना और त्रासदी में समूह गान जैसे गीतों को उन्होंने एक भूमिका के कारण, अपने उद्देश्य के कारण महत्वपूर्ण माना कि कहानी में जहां जहां गैप्स होते हैं, कहानी में जहां जहां बिखराव होता है, वहां पर एक नरेशन का काम गीत के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे कि कहानी पूर्ण लगे। तो ये 6 तत्व महत्वपूर्ण बताए त्रासदी के लिए अरस्तु ने, और फिर विस्तार से इनका विवेचन भी किया। ये सभी तत्व आपको समझ में आ गए? ये 6 तत्वों के नाम आप लोगों ने नोट किए? कथानक, चरित्र चित्रण, पद रचना, विचार तत्व और दृश्य विधान तथा गीत। ये 6 तत्व त्रासदी के लिए महत्वपूर्ण माने अरस्तु ने। अब पहले तत्व पर आते हैं हम। कथानक। कथानक के संदर्भ में अरस्तु ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसी भी नाटक का होता है या किसी भी त्रासदी का होता है, उसका कथानक। और इसकी विशेषता क्या है? ये किसी व्यक्ति का चित्रण नहीं करता है, ये कथानक ये कार्य व्यापार का चित्रण करता है। आपने बहुत सारे उपन्यास या बहुत सारी कहानियां ऐसी देखी होंगी जिसमें किसी एक पात्र को आधार बनाकर या पात्र को प्रमुख मानकर उसकी कहानी कही जा रही होती है। लेकिन अरस्तु ने माना कि त्रासदी जो है वो कार्य व्यापार की अनुकृति है, इसीलिए कथानक जो है किसी व्यक्ति की अनुकृति नहीं होगा, व्यक्ति का अनुकरण नहीं होगा, उसके चरित्र को ही केवल नहीं दिखा रहा होगा, वो अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने आसपास की परिस्थितियों में जो कुछ कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, बात कर रहा है, लेन देन कर रहा है, संबंध बना रहा है, संबंधों में वो सफल हो रहा है, असफल हो रहा है, ये सब बातें दिखाई जाएंगी उस नाटक में। वो जीवन के सुख दुख का अनुकरण है, लेकिन ऐसे सुख दुख का अनुकरण है जो कार्य रूप में प्रकट होते हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके निमित्त, इस कथानक के निमित्त, इस कथा वस्तु के निमित्त, या ये कार्य व्यापार जो इस कथानक में या कथा वस्तु में दिखाया जा रहा है, उसी के निमित्त सब कुछ है त्रासदी के अंदर। यानी कि पात्र भी उसी कार्य व्यापार की प्रस्तुति के लिए आते हैं, पद रचना भी उसी कार्य व्यापार की प्रस्तुति के लिए होती है, उद्देश्य भी वही कार्य व्यापार बताना है, दृश्यों में भी वही कार्य व्यापार अलग अलग ढंग से बताया जाएगा, क्रम में बताया जाएगा, और गीतों में भी उसी कार्य व्यापार का जिक्र होगा, किसी चरित्र का जिक्र नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात अरस्तु ने बताई त्रासदी के कथानक के संदर्भ में। ये समझ पाए आप सभी लोग? जी मैम। Yes, और
जी बोलिए, बोलिए जी। किसी की आवाज आई थी, मैं नाम नहीं देख पाती हूँ जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो। खैर कोई बात नहीं, पूछ लीजिएगा। आगे इन्होंने कहा कि चरित्र, कभी कभी लोग चरित्रों का वर्णन करने लगते हैं नाटकों में, कहानियों में, उपन्यासों में। उन्होंने कहा कि त्रासदी का उद्देश्य कार्य व्यापार को दिखाना है, इसीलिए उन्होंने यहां तक ये बात कह दी कि चरित्र के अभाव में तो त्रासदी बन सकती है, त्रासदी लिखी जा सकती है, त्रासदी मंचित हो सकती है, लेकिन किसी कथानक के अभाव में त्रासदी नहीं हो सकती। इसलिए चरित्र निर्माण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कार्य व्यापार महत्वपूर्ण है। मतलब इन्होंने प्राथमिकता के आधार पर भी इन तत्वों के महत्व को या इन तत्वों की उपयोगिता को एक त्रासदी के लिए एक एक क्रम में रख दिया। कथानक, कथानक में क्या वर्णन होगा? कार्य व्यापार का वर्णन होगा। वो कार्य व्यापार इतना महत्वपूर्ण है कि जितना कि चरित्र भी नहीं है त्रासदी के लिए। सुख दुख घटनाएं जो कुछ भी होंगी, दृश्य जो कुछ भी होंगे, वो सब कुछ विचार जो कुछ भी होगा वो इसी कार्य व्यापार के लिए और कार्य व्यापार के माध्यम से प्रकट किया जाएगा। अब ये कथानक कितने प्रकार का है, ये इन्होंने बताया कि कथानक ये 3 प्रकार का हो सकता है। मतलब इस कथानक का विषय कोई भी त्रासदीकार कहाँ कहाँ से ला सकता है, तो इसके संदर्भ में उन्होंने 3 स्रोतों का उल्लेख किया। वो स्रोत हैं दंत कथाएं, जो कुछ भी लोक कथाएं। दंत कथा क्या होती है? जो लोगों के मुंह से सुनी सुनाई कथाएं होती हैं, लोक कथा जैसे हमारे यहाँ होती है, वो कथाएं भी त्रासदी का आधार हो सकती हैं। कल्पना मूलक भी हो सकता है, मतलब शुद्ध कल्पना पर आधारित भी अपने विचार से। यहाँ पर देखिए कि कल्पना का संकेत दिया अरस्तु ने। शुद्ध कल्पना मतलब अपने मन से मनगढ़ंत विषय भी बना सकता है कोई रचनाकार। और इतिहास मूलक भी कथानक हो सकते हैं, यानी कि कथा इतिहास से, ऐतिहासिक पात्रों से, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित हो, ये भी हो सकता है। तो 3 स्रोत कथानक के बताए उन्होंने। लोक यानी दंत कथा मूलक, कल्पना मूलक यानी कि पूरी तरह से इमेजिनरी, इतिहास मूलक यानी कि जो घटनाएं घट चुकी हैं समाज और राष्ट्र के इतिहास में, उनमें अगर कोई महत्वपूर्ण विषय लगता है तो रचनाकार उसे भी अपना विषय बना सकता है। फिर इन्होंने कथानक के संगठन के संदर्भ में बताया कि ये कथानक कैसा होना चाहिए। इसके संदर्भ में त्रासदी की परिभाषा में भी जिक्र है कि ये स्वतः संपूर्ण होना चाहिए और निश्चित आयाम से युक्त होना चाहिए। ये गंभीर हो, विषय यानी कि लोगों के महत्व का हो, उसे पढ़कर लोग कुछ सीखें, कुछ जानें, अपने जीवन के संघर्षों के हल निकाल सकें, अपने जीवन की समस्याओं से रूबरू हो सकें और उनके हल निकाल सकें। संघर्षों में कैसे अपने आप को मजबूत बना के रखना है, ये सब जान सकें। और समुचित आयाम से युक्त हो, यानी कि जो कथा शुरू की जाए उसको अपने सभी आयामों, सभी पक्षों के साथ संपूर्णता से दिखाया जाए और अपने आप में ही पूर्ण हो, उसके लिए किसी और व्याख्या की जरूरत ना पड़े। ये कथानक के संगठन के संदर्भ में बताया। और ये बताया कि कथानक किसी भी तरह का हो सकता है। निश्चित आयाम का मतलब है कि आपने अगर किसी एक परिवार को हंसता खेलता दिखाया है उस नाटक में, और कोई एक समस्या आ जाती है, तो उसका अंत जो है दुख में भी हो सकता है। और किसी परिवार को कष्ट में दिखाया है तो उस नाटक का अंत सुख में भी हो सकता है। मतलब जब दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर जाता है कोई नाटक, तो भी त्रासदी उसके अंदर दिखाई जा सकती है। और सौभाग्य से दुर्भाग्य के अंदर जाता है कोई पात्र, तो भी उसके अंदर त्रासदी दिखाई जा सकती है। अब ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर हम त्रासदी का अर्थ या ट्रेजेडी का अर्थ दुखता से लेते हैं,
जो भारतीय काव्य शास्त्र में दुखांत नाटकों की परिभाषा में आता है कि नायक बहुत संपन्न और खुश है, लेकिन अंत में दुख में उसकी परिणति होती है। तो दुख में जो परिणति होती है उसको तो हम ट्रेजेडी मानते ही हैं, लेकिन अरस्तु ने कहा कि दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर भी परिणति हो सकती है, यानी कि नायक को या पात्रों को संघर्ष करते हुए दिखाकर और अंत में सुख में उनकी परिणति हुई, ये भी दिखाया जा सकता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ सुखांत और दुखांत भिन्न है, पश्चिम में सुखांत और दुखांत भिन्न नहीं है। एक ही त्रासदी में सुखांतता भी हो सकती है और दुखांतता भी हो सकती है। मतलब विषय में जो भी विषय अपनाया नाटककार ने, उसको दुख की परिणति के रूप में भी दिखा सकता है और सुख की परिणति के रूप में भी दिखा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा दुख में ही उसका अंत हो। लेकिन कॉमेडी जो है, वो कॉमेडी का उद्देश्य अलग है। जो दूसरा प्रकार पश्चिम में नाटक का है, वो कॉमेडी अंत होगा उसका सुख में, ये जरूरी नहीं है। वहां पर ये जो प्रवृत्ति है व्यंग्य की या सामाजिक विद्रूपताओं को दिखाने की, वो वहां महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसके संदर्भ में आगे उन्होंने कहा कि इस कथानक का संगठन कैसे किया जाए, वो दुख में हो या सुख में अंत हो उस नाटक का, वो निश्चित आयाम से युक्त हो, अपने आप में पूर्ण हो, और ये कैसे हो कि उसका एक आरंभ हो। जब आरंभ हो तो घटना का बीज वपन हो, घटनाएं शुरू होती हुई दिखाई जाएं, उनका बीज पड़े वहां पर, फिर वो घटनाएं विकसित हों और एक परिणति अंत के रूप में उसकी दिखाई जाए। यानी कि एक प्रॉब्लम दिखाई शुरू में नाटक के, वो अपने चरम पे पहुंची और फिर उसका हल होते हुए दिखाया गया और अंत में उसका हल भी हो गया। उसका एक निश्चित आकार हो, यानी कि कोई भी नाटक को मंचित होते हुए दर्शक अगर देख रहा है तो मंच का आकार, कहानी का आकार, दृश्यों का आकार ऐसा होना चाहिए कि दर्शक की आंख की परिधि में समा पाए। मतलब एक साथ कोई भी नाटक देखने वाला प्रेक्षक जो है, वो उसे एक ही बार में पूरे दृश्य को एक साथ ग्रहण कर ले। ऐसा ना हो कि कई किलोमीटर लंबा दृश्य पटल है या मंच है कि इधर का दृश्य तो दिखा दर्शक को और दूसरा दृश्य नहीं दिखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मंच पर दृश्य विधान करना है, इसीलिए उसकी दृष्टि की परिधि में समग्र रूप में किसी भी घटना को ग्रहण कर पाए प्रेक्षक, ऐसा विधान नाटककार को करना चाहिए। फिर है विस्तार, कितना लंबा होना चाहिए नाटक। अब इसके बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग अवधारणाएं रही हैं। अब जैसे अरस्तु के समय में तो कई कई दिन लंबे नाटक होते थे, कई कई दिन। लोग किसी उत्सव में जाते थे, किसी मेले में जाते थे और वहां पर नाटक शुरू होता था एक दिन और 5वें 7वें दिन जाकर खत्म होता था। अब इसका एक उदाहरण हमारे यहाँ भी है। कोई बता सकता है कौन सा उदाहरण है हमारे यहाँ ऐसे नाटकों का जो कई कई दिन चलते हैं? मैम रामलीला होती है। हाँ, रामलीला होती है, शाबाश। कृष्ण लीला होती है। आजकल के जितने सीरियल हैं आप देख रहे हैं, कई दिन तक चलते रहते हैं। फिल्में तो आप 3 घंटे में देख लेते हैं, 2 घंटे में देख लेते हैं। आजकल तो शॉर्ट फिल्म्स भी आने लगी हैं, लेकिन सीरियल जो है वो कई कई दिन, कई कई साल चलते रहते हैं। अरस्तु ने कहा कि भाई ये चक्कर नहीं चलेगा। नाटक में हमें एक निश्चित विस्तार चाहिए, तभी कथानक का संगठन हो पाएगा, यानी कि कोई कहानी समुचित रूप से समझ में आ पाएगी किसी को। तो उन्होंने कहा कि नाटक की
नाटक का विस्तार या नाटक की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि मनुष्य की स्मृति की परिधि में आ सके, वो याद रख सके उस कहानी को, क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे क्या हुआ था, ये सब याद रखा जा सके। और उन्होंने कहा कि ये विस्तार को उन्होंने परिभाषित कर दिया कि सूर्य की एक परिक्रमा के बराबर, यानी एक दिन का नाटक होना चाहिए। ये यूनानी नाटकों की ही उस समय प्रथा थी कि एक दिन लंबा, पूरा 24 घंटे का एक नाटक, सूर्य की एक परिक्रमा के बराबर एक नाटक की अवधि होनी चाहिए। ये कथानक के संगठन के संदर्भ में, कथा का विषय कहाँ से आए, कथानक में क्या दिखाया जाए, और कथानक में कितना दिखाया जाए और कैसे दिखाया जाए, ये सभी बातें कथानक के संदर्भ में बताई, त्रासदी के कथानक के संदर्भ में अरस्तु ने। समझ में आई सभी को? जी मैम। अब इसके बाद कथानक के संदर्भ में जो उन्होंने सबसे ज्यादा विस्तार से अरस्तु ने कथानक के विषय में ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने माना भी है कि कथानक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी नाटक का। अब कार्य की अन्विति कैसी हो, अन्विति कहते हैं जोड़ को, जोड़ को। आपने एडिटिंग शब्द सुना होगा अंग्रेजी यस। का फिल्मों के संदर्भ में, सुना है ना? यस मैम। जब भी Yes, किसी कथा को तैयार किया जाता है उसकी प्रस्तुति करने के लिए, तो अंत में देखा जाता है कि घटनाएं सही क्रम में है या नहीं, हमने जो शूट की फिल्म वो सही क्रम में लगाई कि नहीं लगाई, लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आएगी कि नहीं, कोई घटनाएं अगर फालतू हैं तो उनको निकाल दो, कोई घटनाएं अगर कम है तो उनको डाल दो। ये सब जोड़ और तोड़ जो होता है उसके संदर्भ में उन्होंने कार्य की अन्विति या घटना के ऐक्य की बात की। अब ये क्या है? विभिन्न घटनाएं जो अंतर्ग्रथित होकर कार्य के रूप में परिणत हो जाएं और जिसमें से किसी भी एक घटना को निकाल देने पर कथा का पूरा क्रम बिखर जाए। उन्होंने कहा कि घटनाओं को एक दूसरे के साथ गूंथ कर ग्रथित ऐसे करना चाहिए कि किसी भी एक घटना को आगे पीछे कर देने से या घटना को निकाल देने से नाटक का सारा रचना तंत्र बिखर जाए। इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हों वही रखी जाए नाटक के अंदर, और ऐसे जो दृश्य या ऐसी घटनाएं या ऐसे पात्र जिनका कथा के सूत्र से कोई सीधा संबंध ना हो, उनको बाहर कर देना चाहिए, नाटक से निकाल देना चाहिए। ये उन्होंने कार्य की अन्विति या घटनाओं या दृश्यों के ऐक्य के संदर्भ में या एकता के संदर्भ में या जोड़ के संदर्भ में बताया। अन्वय से बना है अन्विति शब्द, अन्वय का मतलब ही होता है जोड़। फिर उन्होंने कहा कि संभाव्यता, एक जो ये नायाब नायाब तत्व बता रहे थे कथानक के हिस्से या कथानक के गुण या विशेषताएं। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सालों तक पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के तत्वों के संदर्भ में किसी ने इतने विस्तार से नहीं बताया। अब इन्होंने कहा कि नाटक में या त्रासदी में संभाव्यता होनी चाहिए या सार्वभौमता होनी चाहिए। ऐसा हो कहानी का रूप, ऐसा हो कथानक का रूप कि वो किसी भी देश काल में ग्रहण की जा सके। यानी कि आपने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा कि बहुत साल पुरानी रचना है, लेकिन आज भी अगर अभिज्ञान शाकुंतलम को मंच पर मंचित किया जाए तो आज भी उसके आस्वाद में कोई कमी ना आए। यानी कि कहानी का रूप ऐसा होना चाहिए कि वो हर देश काल में ग्रहण करने योग्य हो, हर देश काल में आस्वाद देने योग्य हो, हर देश काल में, देश का मतलब किसी भी जगह पर, काल का मतलब किसी भी समय में जिस वस्तु को, जिस रचना को ग्रहण किया जा सकता है उसको
किसी भी देश काल में ग्राह्य माना जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये सार्वभौमता के साथ साथ कथानक में अप्रत्याशा या आकस्मिकता होनी चाहिए। अब इसको अंग्रेजी में आप पहचानते हैं, कोई बता सकता है अप्रत्याशा और आकस्मिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं या फिल्मों के संदर्भ में क्या कहते हैं? प्रत्याशा का मतलब होता है कि क्या होने वाला है आगे, उसकी आशा या उसकी उम्मीद आपको पहले ही हो जाए, आप उसका अंदाजा लगा पाए पहले ही। और अप्रत्याशा का मतलब है कि न लगा पाए उसका अंदाजा। तो इससे जुड़ा हुआ कोई तत्व आपने फिल्मों में ही सुना है? कि आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा ही आप नहीं लगा पाते हैं। मैम ट्विस्ट। मैम ट्विस्ट कह सस्पेंस सकते जैसा। हैं, सस्पेंस कह सकते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। सस्पेंस कह सकते हैं। आप किसी को भी कहते हैं ना कि बहुत अच्छा सस्पेंस है उस फिल्म में, देखो, है ना, बड़ी सस्पेंस वाली फिल्म है। इसको कहते हैं हिंदी में अप्रत्याशा या आकस्मिकता। अचानक से हो जाता है कुछ, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं। और जिस फिल्म में आप अंदाजा लगा पाते हैं, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगती है कि पहले से ही पता चल रहा है कि आगे क्या होना है। अब डायलॉग क्या बोलेगा नायक या नायिका, ये भी पहले से पता चल रहा है कि अभी क्या बोलने वाला है या इसमें आगे घटना क्या होने वाली है। जिस जो आपको पहले ही अंदाजा लग जाए, उस फिल्म में आपको मजा नहीं आता है, उस नाटक में मजा नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कथानक में संभाव्यता भी होनी चाहिए, सब लोग हर देश काल में उसका मजा ले सकें ये भी होना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि कोई अंदाजा न लगा पाए कि अगले दृश्य में, अगले घटना में क्या होने वाला है। और इससे एक तरह की कौतूहल की सृष्टि, यानी कि जिज्ञासा की सृष्टि, आपके अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा होती रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कभी कभी आप कुछ फिल्मों में ऐसा तत्व बहुत देखते हैं और आपको बहुत अच्छी लगती हैं वो फिल्में, इसलिए क्योंकि अंत तक आपकी क्यूरोसिटी को पकड़ के रखता है निर्देशक, और अंत में ही रिवील करता है या अंत में ही जाहिर करता है कि देखिए समाधान कहाँ था, देखिए हत्या किसने की, ये पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन जिसमें आपको पहले ही पता चल जाए कि हत्या किसने की, उसमें आपको कोई भी आनंद नहीं आता, बोरियत होने लगती है उस फिल्म में कि ये तो हमें पहले से ही पता था सब कुछ, आप कहते हैं, है ना, या देखो मैंने कहा था ना इसमें यही होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है नाटक या फिल्म देखते हुए? होता है जी। होता है मैम। होता है, तो बोलना चाहिए ना, ये तो बहुत प्रिय विषय होता है। जो भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ते हैं, इस त्रासदी को पढ़ते हुए तो सबको अपनी फिल्में याद आ जाती है। तो अभी के लिए इतना ही, आज आपका समय भी हो गया, 11 बज गए हैं। अब ये कथानक के बाकी तत्व हम कल करेंगे, ठीक है, बाकी विशेषताएं हम कल करेंगे, ठीक है। और अटेंडेंस आज कौन ले रहा है? मैम मैं ले रही हूँ, मतलब हो गई है मैम अटेंडेंस। हो गई है, चलिए शाबाश सबको। कल फिर मिलेंगे, आगे विशेषताएं करेंगे।